स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है DSMS और जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो स्टील बीम्स। तो बीम्स किसी बिल्डिंग का वो स्ट्रक्चर है जो जनरली हॉरिजॉन्टल होते हैं और इनके एक्सिस के परपेंडिकुलर उन पर लोडिंग होती है। तो जनरली बीम्स हॉरिजॉन्टल होंगी, लोड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब वर्टिकल होगा। तो सामान्यतः ये स्थिति होगी, कभी कभी स्थिति इससे अलग भी हो सकती है। जो लोड है वो पॉइंट लोड हो सकता है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सकता है। बीम के डिज़ाइन में 3 स्टेप्स लेंगे। सबसे पहले बीम पे आने वाले जो लोड्स हैं, ट्रांसवर्स लोड्स हैं, एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड्स हैं, उनको कैलकुलेट करेंगे। दूसरा चरण लोड्स का एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे और उसके बाद में उचित सेक्शन का चुनाव करेंगे, जिसके बारे में डिटेल्स आई सेक्शन में होंगे। टाइप ऑफ सेक्शन अपनी तरफ से सेलेक्ट किया जाएगा और उसके जो मेजरमेंट्स हैं, साइज है, वो उपयुक्त साइज बीम से सेलेक्ट करना हो। अगर किसी बीम के ऊपर लोड आता है तो उसके बीम के ऊपर 5 तरह के प्रभाव पड़ते हैं। बीम मुड़ती है, बेंडिंग होती है, बीम के अंदर शियर फोर्सेस डेवलप होंगे, बीम मुड़ेगी तो उससे डिफ्लेक्शन पैदा होगा। बीम जिसमें कि जनरली आई सेक्शन यूज होगा कुछ इस तरह का, और ये बीच का पोर्शन बीम का वेब कहलाता है। तो ये वेब मुड़ सकती है, इसमें बेंडिंग हो सकती है या ये दब सकती है, क्रिपलिंग हो सकती है। बीम की बेंडिंग के बारे में इसमें कुछ एजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, जिसमें पहली मान्यता है कि बीम का क्रॉस सेक्शन जो बेंडिंग होने से पहले प्लेन है वो बेंडिंग के बाद में भी प्लेन रहेगा। दूसरी बात कि जो बीम है उसका मटेरियल होमोजीनियस है। होमोजीनियस से मतलब ये कि बीम के प्रत्येक बिंदु पर मटेरियल एक जैसा है और उस मटेरियल की सभी प्रॉपर्टीज हर बिंदु पर एक समान है और हर दिशा में एक समान होगी। तो ये होमोजीनियस मटेरियल हुआ। तीसरी बात ये कि जो स्ट्रेसेस पैदा होंगी, प्रतिबल पैदा होंगे बेंडिंग के बाद में, वो अपनी इलास्टिक लिमिट्स के अंदर रहेंगे। इसका मतलब ये भी हुआ कि स्ट्रेसेस हुक्स लॉ को फॉलो करेंगे। चौथी बात कि बीम डिफरेंट लेयर्स की बनी हुई है, जैसे ताश की गड्डियों की बनी हुई हो, और ये आपस में एक दूसरे से ऊपर या नीचे की जो लेयर है उससे हर एक लेयर फ्री है। पांचवा और अंतिम एजम्पशन है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है E, वो बीम में दोनों तरह के स्ट्रेसेस के लिए एक समान रहेगा, टेंशन के लिए भी और कंप्रेशन के लिए भी। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने बात की बीम के सिलसिले में। आगे इन एजम्पशंस के बेसिस पे एक इक्वेशन डेराइव किया जाता है और वो इक्वेशन कहलाता है बेंडिंग इक्वेशन। So this is bending equation based on these assumptions we have discussed just now. If you can see on this paper, so this equation is m upon I is equal to f upon y. And this is equal to E upon R. You may have learned this equation or seen this equation earlier in the mechanics also. इसके अगर पहले दो पार्ट्स को लें तो ये हुआ f upon y is equal to m upon I, or this can be written in this form: f is equal to m upon I, and transfer this y with I, so this becomes I upon y, or f is equal to m upon z. This I upon y is z. So this is the stress developed in beam. नाउ वी आर डिस्कसिंग एफ मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम ये जो पैदा होगी वो या तो सबसे ऊपर की लेयर में पैदा होगी, जहां आमतौर पे
कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस अधिकतम होगी या नीचे की लेयर में अधिकतम स्ट्रेस पैदा होगी, वो टेंसाइल स्ट्रेस के फॉर्म में होगी। तो ये डेवलप्ड स्ट्रेस है, अधिकतम स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस कहलाएगी बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन और बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन, और इसकी अधिकतम वैल्यू 0.66 टाइम्स ऑफ Fy मतलब यील्ड स्ट्रेस। कोई स्टील का जो ग्रेड लिया उसकी यील्ड स्ट्रेस है उसका 0.66 यानी कि 2/3, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टील का ग्रेड 250 लेते हैं तो 0.66 Fy की वैल्यू होगी 165 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स अगर आपने 250 Fy ग्रेड की स्टील ली हुई है तो बीम में टॉप मोस्ट फाइबर में कंप्रेसिव स्ट्रेस या बॉटम मोस्ट फाइबर में टेंसाइल स्ट्रेस 165 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इसके जो इफेक्ट्स हैं उससे शियर पैदा होगा बीम में। शियर जो फोर्स डेवलप होगा उसकी अधिकतम वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के 45% से ज़्यादा 0.45 से मल्टीप्लाई करें तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आपने माइल्ड स्टील ली है 250 ग्रेड की तो इस इक्वेशन से वैल्यू आएगी 112.5, यानी कि शियर स्ट्रेस की अधिकतम वैल्यू 112.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बीम के अंदर एवरेज शियर निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, जो शियर फोर्स है, मैक्सिमम शियर फोर्स है, उसको एक एरिया से मल्टीप्लाई किया है, और ये जो एरिया है वो अगर आई सेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं, जनरली आई सेक्शन ही बीम में यूज़ किया जाता है, तो इसकी वेब का ये एरिया है। टोटल इसकी डेप्थ यहाँ से यहाँ तक डी है, कैपिटल डी इंटू TW इज थिकनेस ऑफ वेब। तो ये कुछ मुख्य बात हैं। एक और चीज़ है डिफ्लेक्शन। ये भी डिफ्लेक्शन भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए IS कोड कहता है कि डिफ्लेक्शन की वैल्यू बीम का जो स्पैन है, इफेक्टिव स्पैन का मतलब दोनों जो सपोर्ट्स हैं बीम के उसके सेंटर तक की लेंथ, या ये कहें कि एब्सोल्यूट लेंथ में सपोर्ट की आधी लेंथ एक तरफ जोड़ दें और आधी लेंथ दूसरी तरफ जोड़ दें, उसको मिलाने के बाद में जो इफेक्टिव लेंथ बनी है उसका 325वां भाग लें, L/325, इससे कम ही होना चाहिए डिफ्लेक्शन। तो ये कुछ शुरुआती चीज़ें हैं जिसके डिटेल्स को आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत है। इसे आप लोग पढ़ें, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। ये 7.1 से 7.5 तक 5 एग्जाम्पल्स हैं जिस बुक से हमने क्लास में बात की थी। वो ऑथर हैं, ये बुक है एशियन पब्लिशर्स, घारपुरे और गुप्ता साहब की। तो इसमें एग्जाम्पल 7.1 से 7.5 तक इसी थ्योरी पर बेस्ड हैं। इसके बाद में डिज़ाइन के बारे में बात होगी, वो बात अगले सत्र में करेंगे। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें।